हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आपने एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया होगा, आपने एक टाइम टेबल बनाया होगा, उसके साथ आप क्लासेस को स्टडी कर रहे होगे, क्लासेस को वॉच कर रहे होगे और डाउट्स वगैरह के लिए लिख रहे होगे कि हम सर से टाइम टू टाइम पूछते रहेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं, आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आप रैंडमली नहीं देख सकते हैं कि कभी एक क्लास देख ली, कभी दूसरी क्लास देख ली, चलो आज 3 देख लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से फेस टू फेस क्लास जब आप करते थे तो आपको एक पूरा शेड्यूल मिलता था कि आपकी 3 क्लासेस पर वीक होंगी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, और टाइम भी आपका फिक्स होता था। उसी तरीके से एक शेड्यूल आपको खुद भी बनाना पड़ेगा कि हम ये क्लास इस डेज पे देखेंगे और इस टाइम में देखेंगे, तभी आप अपना सिलेबस टाइम से कवर कर पाओगे। अगर ये एडवाइस मानोगे तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिट होगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको टीच किया था प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट कि अगर एसपीएफ, आरपीएफ या यूबीआरपीएफ होता है तो ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। अगर बेसिक सैलरी 40,000 रुपीज पर मंथ है, डियरनेस अलाउंस 20,000 पर मंथ है, कमीशन 2% ऑफ परचेज, और जो 1 साल का परचेज गिवन है वो दे रखा है 50 लाख रुपए। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स रुपीज, डीए के आगे 50% फॉर्मिंग भी लिख लेते हैं, 7,000 पर मंथ in RPF. Employer makes a similar contribution. Interest credited to RPF at the rate of 11%, amounting to rupees 44,000। टैक्सेबल सैलरी निकालनी है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन केवल रिवीजन के लिए करवा रहा हूं। टीच तो मुझे करना है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मैं आपको टीच करूंगा ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एंड वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन। लेकिन मैं आपको आरपीएफ का एक क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं कि टाइम टू टाइम करवाता रहूंगा, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। तो बेसिक सैलरी 40,000 इंटू 12 4,80,000, डियरनेस अलाउंस 20,000 इंटू 12 2,40,000, कमीशन 2% परचेज का 50 लाख रुपए टोटल परचेज है, तो 2% हो गया 1 लाख। अब उसका कंट्रीब्यूशन तो बेसिक सैलरी के अंदर इंक्लूड है, तो मैंने यहां पे लिखा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। उसका कंट्रीब्यूशन भी 7,000 रुपीज पर मंथ था, तो 1 साल में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 84,000, और यहां से माइनस करेंगे एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन माइनस करेंगे तो हमें सैलरी का 12% एग्जेम्पशन मिलेगा, और सैलरी लेंगे एचआरए वाली, तो 4,80,000 प्लस डीए, क्योंकि 50% फॉर्मिंग है 1,20,000। लेकिन कमीशन नहीं लेंगे, क्योंकि कमीशन हम तभी लेते हैं जब परसेंटेज ऑन टर्नओवर होता है। आई एम सॉरी, यहां कमीशन परचेज पे गिवन है, सैलरी में तो लेंगे लेकिन जो आरपीएफ की सैलरी है उसमें नहीं लिया जाएगा, और 12% कर दिया जाएगा। तो 4,80,000 प्लस 1,20,000, ये हो गया 6 लाख रुपीज। 480 बेसिक सैलरी,
DA आधा 1,20,000 और 6 लाख का 12%, तो हो गया 72,000। ये एग्जेम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल हो गया 12,000 रुपए। इसके बाद लिखा इंटरेस्ट क्रेडिटेड, तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड जो दे रखा है वो है 44,000 माइनस एग्जेम्पशन। इंटरेस्ट मिला 11% पर एनम के रेट से और एग्जेम्प्ट हो जाएगा 9% पर एनम के रेट से अगर मिलता, तो 44,000 9% के रेट से कैसे निकाल, 9.5% के रेट से अपॉन 11%, तो 44,000 11% तो यूनिटरी मेथड लगाया और 9.5% के रेट से कितना होगा वो निकाल दिया, इंटू 9.5 डिवाइडेड बाई 11, और ये आ गया 38,000 और टैक्सेबल हो गया 6,000। इस तरीके से भी कर सकते हो, 11% से मिला तो 11 और 9.5% से एग्जेम्प्ट होना चाहिए, तो इसका मतलब 1.5% टैक्सेबल होगा। तो ये तरीका भी हम लगा सकते थे कि 1.5%, लेकिन ये तरीका सही है कि इंटरेस्ट क्रेडिट किया गया 44,000, 9.5% के रेट से जो मिलता वो एग्जेम्प्ट होता। यूनिटरी मेथड लगाया, 11% के हिसाब से 44,000 मिला, तो यही 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, 38,000, तो 6,000 टैक्सेबल हो गया। आगे का काम मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसका टोटल करेंगे तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, और जो ग्रॉस सैलरी निकल कर आएगी उसमें से माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a) 40,000, और इसके बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा टैक्सेबल सैलरी। ये दोनों अमाउंट आप खुद निकाल लेना। तो अब मैं आपको टीच करूंगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स। हालांकि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड या एसपीएफ या यूआरपीएफ भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट आरपीएफ का ड्यूरिंग द जॉब भी हो रहा था, 12% से ऊपर या 9.5% से ऊपर वाला, इसलिए मुझे वो ड्यूरिंग द ईयर मतलब पहले ही टीच करना पड़ा। अब जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स है उनका ट्रीटमेंट केवल और केवल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट होगा। वो एम्प्लॉय को जब रिटायरमेंट के समय हैंड ओवर किए जाएंगे उस समय उसकी सैलरी में ऐड किए जाएंगे। तो हम ग्रेचुटी का ट्रीटमेंट देखेंगे, पेंशन का देखेंगे, लीव सैलरी, रिटायरमेंट कंपनसेशन, रिटैचमेंट कंपनसेशन एंड द कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन द वॉलंटरी रिटायरमेंट। मैंने सेक्शन ऑर्डर में लिखे हैं 10-10, 10-10A, 10-10AA, 10-10B एंड 10-10C। तो सबसे पहले हम करेंगे ग्रेचुटी। ग्रेचुटी जब रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉय को मिलेगी तो ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो जो रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो, तो क्वेश्चन में जरूर आपके ईयर में उसको रिटायरमेंट दिया जाएगा। मतलब 18-19 में अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, बेसिक जो प्रीवियस ईयर 18-19 है, तो 18-19 की किसी डेट पे रिटायरमेंट होगा और रिटायरमेंट के समय उसको दिए जाएंगे कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। पेंशन आप समझते हो, लीव सैलरी क्या होती है या ग्रेचुटी क्या होती है, मैं भी थोड़ी देर में आपके लिए समझाऊंगा। तो पहले तो हम नॉर्मल सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे जैसे अभी तक हमने सैलरी करना सीखा। बस ये ध्यान रखेंगे कि हम उस नॉर्मल सैलरी को रेगुलर बेनिफिट्स को 12 मंथ्स में कंप्यूट ना करके डेट ऑफ रिटायरमेंट तक कंप्यूट करेंगे। तो अगर रिटायरमेंट उसका 31 दिसंबर को होता है तो बेसिक सैलरी 12 महीने की नहीं लेंगे, केवल 9 मंथ्स की लेंगे। डीए, परकेजेस का वैल्यूएशन, अलाउंसेस सब कुछ 9 मंथ्स के हिसाब से लिया जाएगा। फिर एंड में ऐड कर देंगे ग्रेचुटी, क्योंकि ये भी तो सैलरी है, भले ही जिंदगी में एक बार मिल रही है, भले ही उस ईयर में मिल रही है जिस ईयर में रिटायरमेंट हुआ, लेकिन क्योंकि एम्प्लॉयर से मिल रही है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिल रही है, तो है तो सैलरी, तो इस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो ग्रेचुटी होती है, अगर मैं आपको यह बता दूं कि कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा तो आप टैक्सेबल अमाउंट निकाल सकते हो। जो ग्रेचुटी क्वेश्चन पेपर में दे रखी होगी वो उसके लिए मिली, और कितना एग्जेम्प्ट होगा ये मैं टीच कर दूंगा, तो ग्रेचुटी का आप टैक्सेबल अमाउंट निकाल लोगे। तो ग्रेचुटी होती क्या है? ग्रेचुटी इज ए वॉलंटरी पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर इन एप्रिसिएशन ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय। क्योंकि एम्प्लॉय ने आपको 25-30 साल अपने प्राइम जिंदगी के दिए, तो उसकी सर्विसेज को एप्रिशिएट करने के लिए, तारीफ करने के लिए अब बॉस उसको एक पेमेंट देता है, उस पेमेंट को कहा जाता है ग्रेचुटी।
एम्प्लॉयर एक ग्रेच्युटी फंड में पैसा डालता रहता है और जिस समय रिटायरमेंट एम्प्लॉय का होता है उसमें से उसके लिए फंड दिया जाता है, पेमेंट दिया जाता है इन एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस। इतने साल तक उसने काम किया, इस बात की तो आप सैलरी दे रहे थे, लेकिन रिटायरमेंट के समय आप उसको थैंक्स बोलना चाहते हो कि आपने 35 इयर्स तक डेडिकेशन से कंपनी के लिए काम किया। आप सुबह 9 बजे आते थे, शाम को 5 बजे तक रहते थे, आपने अपनी वैल्यूएबल सर्विसेज हमारी कंपनी के लिए दी। हम आपकी तारीफ करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, हम आपको थैंक्स कहना चाहते हैं। इनकम टैक्स कहता है ये थैंक्स कह रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, शब्दों के तरीके से नहीं, नेताओं के तरीके से नहीं, भाषण दे दिया। अगर खुशी हो रही है तो मॉनेटरी टर्म्स में उसके लिए आप रिवील करो कि हमें 4 लाख रुपए से खुशी हुई, हम 5 लाख रुपए से थैंक यू कहना चाहते हैं, हम 6 लाख रुपए से थैंक यू कहना चाहते हैं। तो जो एक वॉलंटरी पेमेंट एम्प्लॉयर देता है उसको कहा जाता है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी आज की डेट में जनरली दिया जाता है और कुछ कंपनीज पे या कुछ एम्प्लॉयर पे एप्लीकेबल हो जाता है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो उस केस में तो दिया ही जाता है और कम से कम जो एक्ट के प्रोविजन है उसके हिसाब से दिया जाता है। तो मैं ये सारी बातें आपको बताऊंगा, ये बताऊंगा कितना एग्जेम्प्ट होगा, ग्रेच्युटी क्या होती है ये मैंने बता दिया। मैं ग्रेच्युटी टीच कर रहा हूं आपके लिए और मैं बताऊंगा ग्रेच्युटी का एग्जाम्शन। एग्जाम्शन का सेक्शन होगा अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10। तो ग्रेच्युटी कितनी एग्जेम्प्ट होगी ये डिपेंड करता है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सर आपने जब एंटरटेनमेंट अलाउंस किया तो आपने कहा गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल और स्टेट। जब आपने आरएफए टीच किया आपने कहा गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट। जब आपने एसपीएफ टीच किया तो आपने कहा यहां गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, रेलवे के आएंगे, यूनिवर्सिटीज के आएंगे, रिकॉग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के आएंगे। सर यहां गवर्नमेंट का मतलब क्या है? सेंट्रल, स्टेट एंड द लोकल अथॉरिटी। तो यहां पे माना जाएगा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आप हैं, या आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, या आप लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय हैं, म्यूनिसिपैलिटी जैसे। तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी और एम्प्लॉयर के अंडर में काम करते हैं तो माना जाएगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ग्रेच्युटी इज ऑलवेज फुली एग्जेम्प्ट। आपको टैक्स पे करना ही नहीं पड़ेगा, ये हमेशा फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगी 100%। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, सेंट्रल, स्टेट या लोकल अथॉरिटी के अलावा किसी और एम्प्लॉयर के अंडर में काम करते हो तो एग्जेम्प्ट कितना होगा ये इस पर डिपेंड करता है। ही इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 और ही इज नॉट कवर्ड। देखो मैं ये चार्ट यहां बना तो रहा हूं आपके लिए क्योंकि मैं अपने हाथ से लिख के दिखाऊंगा तो फायदा होगा, लेकिन यहां पे भी लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से ही इज कवर्ड और इसके बाद दिया नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट। तो अगर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो उस एम्प्लॉयर को पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के हिसाब से कम ग्रेच्युटी का पेमेंट करना पड़ता है। ही इज बाउंड टू मेक द पेमेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो एम्प्लॉयज के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें ग्रेच्युटी मिले, एम्प्लॉयर ये नहीं कह दे कि हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, हमें खुशी नहीं हुई। तो एम्प्लॉय के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाया गया पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी और जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है उसके टर्म्स के हिसाब से कम एक अमाउंट तो देना ही पड़ेगा जो एक्ट में लिखा है। तो हमें तो ये पता है कि अगर उसको ग्रेच्युटी मिली तो एग्जम्पशन सीखना है, कितना मिला ये हमें नहीं सीखना है, हमें सीखना है कितना एग्जेम्प्ट होगा और जो एग्जेम्प्ट होगा, जो मिला होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे और बैलेंस हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। तो अब कितना एग्जेम्प्ट होगा ये 3 लिमिट्स पर डिपेंड करेगा। पहली लिमिट है ₹20 लाख, दूसरी लिमिट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड
ठीक है सर, पहली लिमिट हम याद कर लेंगे, दूसरी लिमिट तो क्वेश्चन पेपर में दे ही रखी होगी, और तीसरी लिमिट है 15 डेज सैलरी इंटू 15 डेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। मैं तीसरे का मतलब आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं यहां पे वो फेमस लाइन लिख दूं, एग्जामिशन विच एवर इज लेस, विच एवर इज लोअर। अगर वो कवर्ड है, अगर क्वेश्चन पेपर में केवल कवर्ड भी लिखा हुआ है तो कवर्ड का मतलब माना जाता है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तो केवल कवर्ड से काम चल जाएगा, और यहां नॉट कवर्ड से काम चल जाएगा। तो एग्जामिशन 3 लिमिट पे डिपेंड करेगा, एक फिक्स्ड है 20 लाख रुपीज, ये एक्चुअली अमाउंट रिसीव्ड, और एक है 15 डेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस इंटू 15 डेज सैलरी मतलब समझ रहे हो, एक साल की सर्विसेज के रेस्पेक्ट में कम से कम 15 डेज के बराबर सैलरी मिलनी चाहिए इन द एप्रिसिएशन ऑफ सैलरी। मतलब 15 डेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, अगर 20 साल काम किया तो 15 दिन की सैलरी को 20 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या मतलब हुआ, हर साल के बदले आपको 15 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए इन एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस। मतलब एक साल की सैलरी तो आपने दी होगी और 15 दिन की और दो, उसको बोलो एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस ग्रेच्युटी। इस तरीके से 3 लिमिट, इसमें जो छोटा होगा वो एग्जम्पशन दिया जाएगा। तो पहली लिमिट मैं टीच नहीं कर सकता हूं क्योंकि एक्ट में फिक्स लिखी हुई है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड जो भी एम्प्लॉयर ने दिया होगा, अगर मैं थर्ड लिमिट आपको टीच कर दूं तो आप कहोगे सर हमें एग्जैक्टली समझ में आ गया कि आप कहना क्या चाहते हो। तो सबसे पहले सैलरी, सर जहां जहां सैलरी आया आपने वहां वहां बताया सैलरी का मतलब क्या है। तो सर क्या यहां भी सैलरी चेंज होगी? हाँ, हमने सैलरी एक तो एंटरटेनमेंट अलाउंस में चेंज की थी, यहां केवल बेसिक सैलरी थी। फिर हमने एचआरए में चेंज की, यहां बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग प्लस कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। फिर सर आरएफए में आपने चेंज करी थी सैलरी। फिर सर आपने दोबारा चेंज करी आरपीएफ में, लेकिन उसके लिए अलग से कॉलम नहीं बनाना पड़ेगा, वो एचआरए में चला गया। अब सर हमें दोबारा सैलरी चेंज कर रहा हूं और यहां जो सैलरी है वो ग्रेच्युटी कवर्ड अगर है तो उस केस में बता रहा हूं सैलरी कितनी होगी। और यहां सैलरी होगी बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, और डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग और नॉट फॉर्मिंग, दोनों केस में डीए को लिया जाएगा, चाहे डीए फॉर्मिंग हो चाहे नॉट फॉर्मिंग हो, डीए और कुछ नहीं लेंगे, केवल यही आएगा। अब इसके बाद आखिरी सेकंड पॉइंट, सर 15 डेज सैलरी निकालनी है। तो सर 15 डेज सैलरी कैसे निकालेंगे? तो आप लोगे सैलरी लास्ट ड्रॉन। लास्ट ड्रॉन का मतलब हो गया जो आखिरी महीने की एक, जिस समय रिटायरमेंट हुआ उस समय जो उसकी पर मंथ सैलरी चल रही होगी उसको बोल रहे हैं सैलरी। अगर उसकी सैलरी थोड़े टाइम पहले इंक्रीज हुई होगी तो इंक्रीज होने से पहले वाली नहीं लेंगे। रिटायरमेंट के समय जो उसकी मंथली सैलरी चल रही होगी उसके 2 पॉइंट्स ले लो, एक तो बेसिक सैलरी और एक डीए, चाहे फॉर्मिंग हो नॉट फॉर्मिंग, डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 15। इस पर्पज से मंथ 26 दिन का माना जाएगा। 4 दिन की 30 दिन का एवरेज मंथ मानते हैं, 4 संडे निकाल दो, 3-4 दिन की छुट्टी हो गई। तो इस पर्पज से जो एवरेज मंथ में डेज माने जाएंगे वो 26 माने जाएंगे। तो 15 डेज की सैलरी कैसे निकलेगी? डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 50। और इसके बाद यहां ईयर्स का मतलब क्या होगा? ईयर्स का मतलब लिखा हुआ है कंप्लीटेड ईयर्स एंड part thereof in excess of 6 months। मतलब अगर उसका रिटायरमेंट होता है 20 ईयर्स एंड 4 मंथ्स के बाद तो आप लोगे 20 ईयर्स, और अगर रिटायरमेंट होता है 20 ईयर्स एंड 6 मंथ्स के बाद तो अभी आप मानोगे ड्यूरेशन ऑफ सर्विस 20 ईयर्स थी। लेकिन अगर रिटायरमेंट होता है 20 ईयर्स एंड 7 मंथ्स के बाद
तो जो पार्ट है ईयर का, क्योंकि वो 6 महीने से ज्यादा है, इसलिए इस ड्यूरेशन को माना जाएगा 21 ईयर्स कंप्लीटेड ईयर्स। और वो हिस्सा जो 6 महीने से ज्यादा है उसको भी एक कंप्लीट ईयर माना जाएगा। यही नोट्स मैंने यहां पे लिखे, मैं अपनी बुक के हिसाब से भी आपको दिखाता हुआ चलूं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। अगर वो कवर्ड है तो देखो, इस केस में मैंने 15 डेज सैलरी लास्ट ड्रॉन डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 15। सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी, डीए ऑल टाइप्स। Year means completed years and part thereof in excess of 6 months. It means more than 6 months shall be taken as complete years and 6 months or less than 6 months shall be ignored. अब एक छोटा सा क्वेश्चन करके पहले, मैंने एक बहुत शानदार क्वेश्चन दिया है अपनी बुक में, लेकिन पहले मैं अपना डिजाइन किए हुआ एक क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूं। मिस्टर एक्स रिटायर्स ऑन 30th November 2018। रिटायरमेंट के समय तक उसकी सैलरी देख लेते हैं, बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी जो थी वो अप्रैल 18 से लेके मई 18 तक थी 20,000 रुपीज पर मंथ, और जून 18 से लेके दिसंबर 18 तक सैलरी थी 22,000 पर मंथ। डियरनेस अलाउंस मिल रहा था 4,000 रुपीज पर मंथ, और मैंने यहां पे लिखा 50% फॉर में। अब क्वेश्चन में और भी चीज, चलो मैं एक आपको दे देता हूं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये सारे बेनिफिट्स टिल रिटायरमेंट तक मिले, और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला 500 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। अब क्वेश्चन पेपर में दे रखा है ग्रेच्युटी। और ग्रेच्युटी कितनी, यहां पे एक बात और दे रखी होगी, आफ्टर ए सर्विस ऑफ 19 years and 7 months। अब यहां पे ग्रेच्युटी कितनी मिलती है उस आपके लिए, तो ये देखना है हमें। तो ग्रेच्युटी हम कितनी ले लें, सपोज करते हैं 4,20,000, और यहां पे लिख दिया कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अब मैंने यहां क्वेश्चन डिजाइन किया, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं तब आपको समझ में आएगा कि जो मैंने ऊपर टीच किया इसका मतलब क्या है। मैंने यहां पे बेटा लिखा बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी उसकी अप्रैल से मई तक थी 20,000, तो 20,000 इंटू 2, फिर उसके बाद 22,000 हो गई, और नवंबर में रिटायरमेंट हुआ था, तो हमें यहां पे नवंबर 18 लेना चाहिए था। तो 8 महीने तो 6 मंथ्स हो जाएंगे। 8 में 2 वहां चले गए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 मंथ्स तक मिल गई 22,000। तो ये हो गया बेटा 40,000 प्लस 1,32,000, तो सैलरी आ गई 1,72,000। आप कैलसी के हिसाब से कर लोगे, 2 महीने की सैलरी 40,000, 22,000 इंटू 6, ये हो गया 132 प्लस 40 172। फिर डियरनेस अलाउंस उसको 8 मंथ्स का मिलता है 4,000 के हिसाब से इंटू 8, और ये हो गया 32,000। क्योंकि उसका रिटायरमेंट 30 नवंबर को हो गया, तो हमें सारी फिगर्स 8 मंथ्स तक लेनी पड़ेंगी, उसके बाद मिलना बेनिफिट बंद हो जाएगा। फिर सर आपने लिखा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 500 पर मंथ पर चाइल्ड, तो 500 इंटू 2 इंटू 8, क्योंकि 2 बच्चों के लिए, तो ये हो गया 8,000। सर यहां से एग्जाम्शन का बेनिफिट दे देते हैं। मैं कई बार कह रहा हूं, अगर रूल याद रख सकते हो तो रूल याद कर लेना, 100 इंटू 2 इंटू 8,
और ये हो गया 1600, तो टैक्सेबल आ गया 6400। हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया सर आप क्या कहना चाहते हो। अब मैंने यहां पे लिखा ग्रेच्युटी। कितनी ग्रेच्युटी मिल रही है? 4,20,000। 4,20,000 और इसमें से माइनस किया एग्जम्पशन अंडर सेक्शन। अब क्योंकि वो कवर्ड है तो हम एग्जम्पशन निकालेंगे, तो मैंने यहां पे लिखा वर्किंग नोट्स। और मैं वर्किंग नोट्स कैसे बना रहा हूं ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने देखा कि एक लिमिट 20 लाख रुपए, वो तो हमने लिख ली। फिर दूसरी लिमिट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, वो क्वेश्चन पेपर में दे रखा है 4,20,000। अब तीसरी लिमिट देखी 15 डेज सैलरी। अब सैलरी लेंगे लास्ट ड्रॉन। अब सैलरी उसकी 20 भी थी और 22 भी थी, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सैलरी 22,000 है, तो सैलरी लास्ट ड्रॉन में आ गई 22,000। प्लस डीए भी लेंगे, और डीए लेंगे हम फॉर्मिंग और नॉट फॉर्मिंग हर तरीके का, तो चेक ही मत करो, 4,000 रुपए तो लेने ही पड़ेंगे। अब ये सैलरी वो हो गई जो रिटायरमेंट के समय 1 महीने की सैलरी थी। अब 15 डेज की सैलरी निकालनी है, तो डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 15। 26 से डिवाइड करोगे तो एक दिन में कन्वर्ट हो जाएगी, 15 से मल्टीप्लाई करोगे 15 इंटू ईयर्स ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर्स, और 6 महीने से ज्यादा होगा उसको भी मानेंगे, तो लिखा है 19 साल और 7 महीने, इसको भी 1 साल मान लिया जाएगा, तो टोटल 20 ईयर्स हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 26,000 डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 15 इंटू 20, और ये हो गया 15,000 इंटू 20 और ये हो गया 3 लाख रुपए। तो पहली लिमिट 20 लाख, दूसरी 420 और तीसरी लिमिट हमने निकाल दी 3 लाख। तो एग्जम्पशन विच एवर इज लोअर, तो एग्जम्पशन कितना निकल के आ गया बेटा? 3 लाख रुपए। तो यहां से माइनस कर दिया जाएगा 3 लाख रुपए, और टैक्सेबल अमाउंट आ गया 1,20,000। इसके आगे का काम मैं तुम पे छोड़ता हूं, इन सबको टोटल कर लोगे तो आ जाएगा ग्रॉस सैलरी। फिर यहां से माइनस कर देना स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि अब तो वो दिया ही जाएगा, आपको क्वेश्चन में लिखा हो चाहे नहीं, 40,000 रुपए माइनस होंगे, और ये हो जाएगी टैक्सेबल सैलरी। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में नहीं दे रखा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में प्रोफेशनल टैक्स उसने पे नहीं किया, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट तो दिया जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आया सर जो आपने पढ़ाया, एग्जैक्टली आपने क्वेश्चन भी करके दिखा दिया, लेकिन 2 पॉइंट अच्छे तरीके से समझ लो, और ये केवल थियोरेटिकली समझने हैं आपके लिए। In case of seasonal establishment where employee is not employed throughout the year, जो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, किसी स्पेसिफिक सीजन में ही केवल काम होता है, बाकी टाइम एम्प्लॉय के लिए काम नहीं मिलता है, उनको घर रहना पड़ता है या वो कोई और काम कर लेते हैं, उस केस में जो एग्जम्पशन निकाली जाएगी वो 15 डेज की जगह केवल 7 दिन की सैलरी के बेस पर निकाली जाएगी। सब कुछ सेम रहेगा, जो 15 लिखा हुआ है उसकी जगह 7 कर देंगे अगर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है। और इन केस ऑफ पीस रेटेड एम्प्लॉय, डेली वेजेस, पीस रेटेड एम्प्लॉय का मतलब होता है जिनकी सैलरी फिक्स नहीं होगी, वो जितने भी पीस को बना देंगे, मैन्युफैक्चर कर देंगे, उस केस में पर पीस के हिसाब से उन्हें पेमेंट दिया जाता है, पर आइटम के हिसाब से सैलरी फिक्स नहीं होती है। डेली वेजेस शैल बी कंप्यूटेड ऑन द एवरेज ऑफ द टोटल वेजेस रिसीव्ड बाय हिम फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट। तो जो उसके लिए हम सैलरी देखते हैं उसकी, तो अभी हम लास्ट ड्रॉन सैलरी ले रहे थे, अब लास्ट ड्रॉन नहीं लेंगे। डेली वेजेस शैल बी कंप्यूटेड ऑन द एवरेज ऑफ टोटल वेजेस रिसीव्ड बाय हिम फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट। तो जिस डेट पे उसका रिटायरमेंट हुआ वो मंथ, उससे पहले वाले 2 मंथ, उन 3 मंथ्स के उसके वेजेस को जोड़ लो, तीनों को जोड़ लो,
उसको 3 से डिवाइड कर दो तो 3 महीने का एवरेज निकल के आ जाएगा। अगर 31 दिसंबर का रिटायरमेंट हुआ तो दिसंबर का वेजेस ले लो, नवंबर का वेजेस ले लो, अक्टूबर का वेजेस ले लो। इन तीन को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो तो एवरेज वेजेस पर मंथ निकल के आ गया। अब इसको हम रिटायरमेंट के समय वाला वेजेस मान लेंगे इंटू 15/60। तो इन दो नोट्स को अच्छे तरीके से कर लेना। अब मैं आपको टीच करूंगा, अगर वो नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है तो उस केस में ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो अगर सर नॉट कवर्ड है, क्वेश्चन पेपर में लिखा है कि ही इज नॉट कवर्ड, तो सर क्या करेंगे, तो पहली लिमिट बेटा हो जाएगी 10 लाख रुपीस। हालांकि इसको भी बढ़ा के 20 लाख रुपए किया जाएगा, लेकिन अभी जो लिमिट चल रही है वो चल रही है 10 लाख रुपीस। दूसरी लिमिट सेम रहेगी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। 10 लाख रुपए को इंक्रीज किया जाएगा, लेकिन अभी जो लिमिट चल रही है वो 10 लाख रुपए है और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। और तीसरे अमाउंट में क्या लिखा है, हाफ मंथ्स एवरेज सैलरी, हाफ मंथ्स एवरेज सैलरी into number of years of service। आधे महीने की एवरेज सैलरी। अब यहां पे 15 डेज की जगह तो कर दिया गया हाफ मंथ्स और सैलरी की जगह कर दिया गया एवरेज सैलरी। हालांकि आपको सेम लग रहा होगा, सैलरी एवरेज सैलरी, और आप 15 डेज को हाफ मंथ्स के बराबर मान रहे हो, तो सर फर्क क्या पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा, पहले मैं लिख दूं एग्जम्पशन विच एवर इज लोअर, उसके बाद बताऊंगा मैं फर्क क्या पड़ेगा, एग्जम्पशन विच एवर इज लोअर। तो सर जैसे यहां नोट्स बनाए, सर यहां भी नोट्स बना दीजिए, डेफिनेटली यहां भी मैं नोट्स बनाऊंगा। सबसे पहली बात सर, सैलरी लिखता हूं कि यहां सैलरी का क्या मतलब है। यहां सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस अगर फॉर्मिंग है तब, प्लस कमीशन, और कमीशन तभी लेंगे व्हेन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। सर तो शॉर्ट में बोल दो ना, एचआरए वाली सैलरी है। तो सर जो आपने यहां पे एक हमें लिखा था कि सैलरी कहां कहां चेंज हो रही है, वो हमें बड़ा अच्छा पॉइंट लगा था, तो यहां लिख लेते हैं एचआरए के साथ ही ग्रेच्युटी नॉट कवर्ड। तो सर ये इजी होता चला जा रहा है। एंटरटेनमेंट अलाउंस में बेसिक सैलरी, बस आरएफए ग्रेच्युटी कवर्ड में याद रखना है, बाकी तो 3 जगह सेम हो गई, एचआरए में भी, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर भी, ग्रेच्युटी नॉट कवर्ड के अंदर भी। अब सर यहां पे आपने हमें यह तो बता दिया, लेकिन अब एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे सर। तो एवरेज सैलरी का मतलब क्या है, देखो बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, इसको भी देखते हुए चलना। बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग, कमीशन, फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, मतलब एचआरए वाली। अब एवरेज सैलरी का मतलब क्या हो गया, सैलरी ऑफ 10 मंथ्स immediately preceding month of retirement डिवाइड बाई 10। आप पहले 10 महीने की सैलरी को एग्रीगेट कर लो, एग्रीगेट ऑफ सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, और उसको 10 से डिवाइड कर दो तो 1 महीने की एवरेज सैलरी निकल के आ जाएगी। मैं समझाऊंगा, और इसके बाद जब हाफ मंथ्स एवरेज सैलरी निकालोगे, 1 महीने की निकल के तो ऊपर वाले के हिसाब से आ गई। अब जब हाफ मंथ्स एवरेज सैलरी निकालोगे तो यहां पे 15 डेज नहीं लिखा है, इसलिए 1/2 करना पड़ेगा।
यहां पे हमें 15/16 करना पड़ा था क्योंकि 15 डेज लिखा था और हमने एवरेज में 26 का माना। यहां आधा महीना लिखा हुआ, तो एक महीने की एवरेज सैलरी को आधा कर दोगे तो हाफ मंथ हो जाएगा। और चौथा पॉइंट में टीच करने के बाद टीच करूंगा, यहां ईयर का मतलब होगा ओनली कंप्लीटेड ईयर। मतलब चाहे 6 महीने से कम, चाहे 6 महीने, चाहे 6 महीने से ज्यादा। यहां पे केवल कंप्लीटेड लेंगे। अगर 20 साल 11 महीने के बाद भी रिटायरमेंट है तो 20 साल ही लिया जाएगा। आपको समझने में कम दिक्कत हो एवरेज सैलरी का खास तौर से मतलब, इसलिए मैं एक बहुत शानदार क्वेश्चन डिजाइन करूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा वो कहना क्या चाहते हैं। मैंने यहां पे लिखा मिस्टर एक्स रिटायर्स ऑन 31 October 2018 after a service of 22 years and 9 months। रिटायरमेंट तक उनके लिए बेसिक सैलरी कितनी मिल रही थी? अप्रैल 2016 से लेके जून 2018 तक सैलरी उनकी रही 30,000 पर मंथ। इसके बाद जुलाई 2018 से लेके जो हमारा रिटायरमेंट हुआ अक्टूबर 18 तक सैलरी सपोज 35,000 पर मंथ। डीए 50% ऑफ बेसिक सैलरी और इन द ब्रैकेट 50% फॉर मी। और भाई साहब को ग्रेचुटी मिलती है और यहां लिख दिया नॉट कवर्ड। ग्रेचुटी कितनी मिलती है तो देख लेते हैं, 7,50,000 इतनी ग्रेचुटी उसके लिए मिलती है। इसको थोड़ा कम कर देते हैं 5,50,000। अब मैं कहता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्योंकि अब उस क्वेश्चन में दे रखा है नॉट कवर्ड। ये क्वेश्चन खुद डिजाइन किया और आपको बड़ा मजा आएगा करने में। तो सर पहले तो उसकी बेसिक सैलरी लिख लेते हैं। सर आपने भले ही अप्रैल 16 से दी सैलरी, लेकिन हमें तो अप्रैल 18 से काउंट करनी है। तो अप्रैल मई जून 30,000 इंटू तो 3 हो जाएगा, प्लस 35,000 इंटू जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 मंथ्स। टोटल 7 मंथ्स होंगे अप्रैल से लेके अक्टूबर तक। अप्रैल में जून में तो मिली उसके लिए 30,000 और जुलाई से अक्टूबर तक 35,000। सर आपने अप्रैल 16 से क्यों दी, अभी समझाऊंगा मैं। तो ये तो हो जाएगा 90,000 और ये हो जाएगा 1,40,000, 35,000 इंटू 4, तो टोटल सैलरी हो जाएगी 2,30,000। अब यहां लिखा डियरनेस अनाउंस। जब सैलरी 30 थी तो उस समय डीए होगा 15,000 और जब सैलरी 35,000 थी तो डीए होगा 17,500। क्यों सर? क्योंकि डीए 50% ऑफ बेसिक सैलरी है। तो जब सैलरी 30 तो डीए 15, जब 35 तो 17,500 और ये हो गया 1,15,000, क्योंकि 2,30 का भी आधा कर देते हैं 1,15। ये तो सर बहुत सही किया आपने। सर अब यहां लिखते हैं ग्रेचुटी, और ग्रेचुटी उसके लिए कितनी मिली? उसके लिए ग्रेचुटी मिली 5,50,000। सर यहां से माइनस किया जाएगा एग्जेम्पशन। तो एग्जेम्पशन के लिए हम करते हैं वर्किंग नोट्स। क्या समझ में आ रहा है? आना तो चाहिए सर बेटा आपको। अब सर सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज सैलरी। अब ध्यान से देखना, सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, और उसको टोटल करके 10 से डिवाइड कर दो, और जो सैलरी के अंदर अमाउंट लोगे वो एचआरए वाले बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग प्लस कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर।
तो मंथ ऑफ रिटायरमेंट दे रखा है 31 अक्टूबर 2018। इस मंथ को छोड़ दो तो हम कहां से शुरू करेंगे? सितंबर। तो यहां पहले लिख लो सितंबर 2018। इमीडिएटली प्रीसीडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट, प्रीसीडिंग मंथ ऑफ रिटायरमेंट, तो जो रिटायरमेंट का मंथ है उसको छोड़ के उसके पहले के 10 महीने लेने हैं। सितंबर, अब सितंबर से पीछे वाले 10 महीने लो तो कहां तक जाएगा? दिसंबर 17 तक जाओगे। दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सर हमारे प्रीवियस ईयर से भी पीछे चला गया, जाने दो। हम जब 10 से डिवाइड करेंगे फिर तो एवरेज एक महीने की निकल के आ जाएगी, मतलब इतने ड्यूरेशन की आपको सैलरी चाहिए। हाँ सर, और सैलरी इंक्रीज किस डेट पे कर गई थी? जुलाई 18 पे, मतलब जुलाई 18 से लेके यहां तक की सैलरी तो अलग थी और यहां से लेके यहां तक मतलब जून 18 तक की सैलरी डिफरेंट थी। हाँ जी सर, समझ में आ गया। हमें दिसंबर से सितंबर की सैलरी लेनी है, लेकिन इसको देखोगे सैलरी को तो जून 18 तक 30,000 और जुलाई से मिलने लगी 35, तो जुलाई से लेकर सितंबर तक तो बेसिक सैलरी 35 थी, 35। और उससे पहले सैलरी कितनी चल रही थी? उससे पहले चल रही थी 30,000। यहां डीए कितना? 50% फॉर्मिंग, और उस बेसिक सैलरी डीए था उसका भी 50% फॉर्मिंग, तो 15 डीए और 15 का आधा 7,500। और जिस समय सैलरी उसकी 35 थी उस समय डीए कितना हो जाएगा? 35,000 का आधा 17,500 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 8750। क्या समझ में आया? 10 महीने लिख लिए, लेकिन उसमें भी 2 तरीके की सैलरी। तो अब जो उसका हो गया 37,500 इंटू दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 7 प्लस 35,008 प्लस 8,750 तो 43,750 इंटू जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 मंथ्स। देखो 10 महीने पूरे हो गए, 7 ये और 3 ये, पिछले 10 महीने की सैलरी को जोड़ लिया। 30,000 बेसिक सैलरी, डीए 7,500 फॉर्मिंग, 35,000 बेसिक सैलरी, 8750 डीए फॉर्मिंग, तो ये हो गया 43,750 जुलाई से लेकर सितंबर, और दिसंबर से लेकर जून तक की सैलरी 37,500, और इसको 10 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगी एवरेज सैलरी। तो ये कितनी निकल के आएगी एवरेज सैलरी में दिखाता हूं बेटा। तो ये हो जाएगी 37,500 मल्टीप्लाइड बाई 7, 2,62,500 और 43,750 इंटू 3, 1,31,250 डिवाइड बाई 10। इसमें ऐड कर दिया 262,500 और इसको 10 से डिवाइड कर दिया तो सैलरी आ गई बेटा 39,375, और ये पिछले 10 महीने की सैलरी के बेस पे 1 महीने का एवरेज निकल के आया। हाँ सर, आपने जो एग्जाम्पल दिया हमें समझ में आया। अब सर पहली लिमिट तो 10 लाख रुपए थी सर, दूसरी लिमिट एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, वो क्वेश्चन में सर 5,50,000 गिवन है, तो यहां लिखा 5,50,000। अब तीसरी लिमिट सर, एवरेज सैलरी तो आपने निकाल ली सर, अब हाफ मंथ्स एवरेज सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, तो एवरेज सैलरी निकल के सर आई थी 39,375, इसका तो हाफ के लिए 2 से कर दिया। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस केवल कंप्लीटेड लेंगे, केवल ओनली कंप्लीटेड दे रखा है 22 साल और 9 महीने। कवर्ड में हम इसको 23 ले लेते, लेकिन नॉट कवर्ड में केवल कंप्लीटेड, तो यहां लिया जाएगा केवल 22। तो ये कितना निकल कर आ जाएगा बेटा? सर सॉल्व कर लेते हैं। 39,375 इंटू
तो 4,33,125। तो एग्जाम्शन विच एवर इज लोअर, और लोअर हो गया 433,125। तो यहां माइनस कर दिया जाएगा, और कितना माइनस करेंगे, 4,33,125। तो टैक्सेबल कितना आ जाएगा, -5,50,000, 1,16,875। दो काम आपको करने हैं, इन सबको ऐड करोगे तो ग्रॉस सैलरी, और उसमें से माइनस कर दोगे 40,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), तो ये आ जाएगी आपकी टैक्सेबल सैलरी। मैं पढ़वाता हूं आपके लिए। मंथली एवरेज सैलरी डिवाइड बाई 2 फॉर कैलकुलेटिंग ड्यूरेशन ऑफ सर्विस एनी फ्रैक्शन ऑफ ईयर शैल बी इग्नोर्ड। इसका मतलब ही हो गया ओनली कंप्लीटेड ईयर्स। और इसके बेस पे मैंने ये सो एवरेज सैलरी भी देख लो, क्या लिखा हुआ है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट्स के मंथ को छोड़ देंगे, उसके पहले के 10 महीने देखेंगे। तो बहुत शानदार क्वेश्चन मैंने आपको करवाया यहां पे। पहले मैंने आपको दोनों केस बताए। गवर्नमेंट, अगर सर इस क्वेश्चन के अंदर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर दें, फिर तो ग्रेचुटी जितनी मिली हमेशा पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट लिखा। तो इस चार्ट को आप खास तौर से देखो, बहुत शानदार चार्ट बन गया है, बेहतरीन। और देखो इसके अंदर मैंने दोनों क्वेश्चंस भी कवर किए हुए हैं। ये चार्ट बहुत शानदार है, इधर भी क्वेश्चन कवर है, उधर भी, और पूरा मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया किस तरीके से होगा। तो अब क्या करेंगे, अब ये करना है आपको कि जो मेरी बुक है, ये 2 पॉइंट्स ई और एफ मैं अगली क्लास में टीच करूंगा। लेकिन इनको टीच करने से पहले मैं ये चाहता हूं, ये जी, ये तीनों मैं अगली क्लास में टीच करूंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो पहले आप खुद सॉल्व करो। और इसमें मैंने ये भी दे रखा है, पहले केस में अगर वो कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, मतलब प्राइवेट सेक्टर है, नॉन गवर्नमेंट है और कवर्ड है। दूसरे में वो नॉन गवर्नमेंट है और नॉट कवर्ड है, और तीसरे में गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो तीनों केस बन गई, एक ही क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन दे रखे हैं। इसको आप पहले अच्छे तरीके से सॉल्व करो। मैं अभी इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि तुरंत आप देखना शुरू कर दोगे। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपने सब कुछ नोट तो कर लिया होगा, बुक में भी दे रखा है, तीनों आंसर निकाल लो। और अगली वीडियो में मैं 1-2 पॉइंट्स आपको टीच करूंगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तब हम देखेंगे कि आपके आंसर ठीक थे या आपके आंसर गलत थे। और मुझे बताना जरूर कि हां सर हमारा आंसर ठीक था, हमने आपसे पहले ही सॉल्व कर लिया था। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।